हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो 5-5 भाषाओं के मर्मज्ञ हैं और उनसे अक्सर इस बात पर बहस होती है कि हमारी शिक्षा जगत का इतना सत्यानाश क्यों चला गया है। मैं सर से बहुत बार इस बारे में बातचीत करता हूँ और 36-37 साल मैं खुद शिक्षक रहा और सर तो मेरे से भी ज़्यादा अध्यापन से जुड़े रहे और डॉक्टर खजान सिंह गुलिया बतौर प्राचार्य सेवानिवृत्त हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप ये जो नई पीढ़ी है, क्या हम हताश हो जाएं या कोई ऐसी आशा अभी बची हुई है कि हम अपने शिक्षा के तंत्र को सुधार सकते हैं। और सर मैं अपनी तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ, आप बेझिझक बताइए हम शिक्षकों में कौन सी कमी है। और क्योंकि मैं समझता हूँ शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान शिक्षक का होता है। अगर शिक्षक ये ठान ले कि हाँ हमें कल्याण करना है तो मैं नहीं समझता कि हम फेल हो सकते हैं। तो अगर हम एक इस तरह की कल्पना करेंगे आपको मुख्यमंत्री बना दें, तो क्या आप शिक्षा में कोई ऐसा सुधार ला सकते हैं जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी का कुछ जोश उठे, कुछ ऐसा एक शिक्षक के मन में एक ऐसी भावना उठे, यस क्या ऐसा कुछ काट दूंगा सर मैं इसको, क्या ऐसा कुछ हमें आप बता सकते हैं जिससे हमारा शिक्षक वर्ग जागृत हो जाए। आप इस बारे में चिंता ना करें कि कोई बुरा मानेगा या भला मानेगा। हम लाइफ के इस मोड़ पर हैं, अगर इस वक्त भी हम औरों का भला नहीं सोच सके तो मुझे लगता है ऊपर हमें प्रभु माफ नहीं करेंगे। तो आप बेझिझक होकर हमें बताइए, अगर आप मुख्यमंत्री हों और शिक्षक को सुधारने का और शिक्षा जगत में क्रांति लाने का कोई दायित्व आपको मिले तो आप क्या करेंगे ऐसा। बड़ी सुखद कल्पना है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, यद्यपि ये संभव नहीं है, तथापि जरा कुछ देर के लिए कल्पना कर लें। जी जी। तो मैं ऐसा सोचता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं चंडीगढ़ बैठे बैठे ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि हर विद्यार्थी को जो कुछ मिलना चाहिए एक वर्ष में, एक शिक्षा वर्ष में, वो अध्यापक से जरूर ग्रहण करें। आपने शिक्षा जगत के दोषों की बात की। शिक्षा व्यवस्था में दोष है, शिक्षकों में और शिक्षार्थियों में इतना दोष नहीं है। यदि व्यवस्था को ठीक कर दिया जाए तो कोई कारण नहीं कि शिक्षार्थी को पूरा लाभ मिले पूरे शिक्षा वर्ष में। सर मैं बीच में रोकना चाहूँगा, हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें तो सीधी सीधी वो बात बताओ जिससे शिक्षक अपनी ड्यूटी फर्स्ट क्लास दे और स्टूडेंट को वही कुछ मिले जिसके लिए वो उधर से ले ले, उधर से ले। सर आप अपना जो वक्तव्य है वो नेताओं की तरह नहीं, एक डायरेक्ट हमें मैसेज दें कि आप क्या करें बतौर एक मुख्यमंत्री। आप ऐसे तुरंत कौन से कदम उठाएंगे जिनसे हमारा तंत्र बदल जाए। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि हर कक्षा के लिए निश्चित सिलेबस होना चाहिए, और वो भी है नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि ईडियम्स पर एक क्वेश्चन आता है, यूज द फॉलोइंग ईडियम्स इन योर ओन वर्ड्स। मैं ये कहता हूँ कि ईडियम्स की संख्या निर्धारित कर दो, निश्चित कर दो, 700 ईडियम, 800 ईडियम, उनसे बाहर नहीं आना चाहिए। और 800 के 800 ईडियम बच्चे की कॉपी में दर्ज होने चाहिए। और वो कैसे हो सकते हैं, उसका एक तरीका है। एक दिन अध्यापक कहता है कि ये 20 ईडियम्स है, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इनका अर्थ एक्सप्लेन करता हूँ, कल तुम अपनी किताब में लिख करके लाओगे। और वो बच्चा दर्ज करेगा, फला तारीख को हमारे फला अध्यापक ने हमें ये होमवर्क दिया और हमने ये होमवर्क किया। और इस तरह से करते करते पूरे वर्ष में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन उसने कुछ न कुछ ग्रहण न किया हो, सिवाय उन दिनों के जब या तो अध्यापक अवकाश पर थे या शिक्षार्थी विकास अवकाश पर था। तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, अध्यापक का भी और शिक्षार्थी का भी। ये कैसे संभव है जब शिक्षक क्लास में जाके खुश नहीं, बच्चे क्लास में बैठ के खुश नहीं। ऐसा है, जब अंत में ये देखा जाएगा कि 70% विद्यार्थियों ने, शिक्षार्थियों ने कॉपी में दर्ज किया है, तो शिक्षक को आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी ये एक दायित्व बन जाता है कि भाई इतना 70-75% दिनों में 25% हो सकता है छुट्टियां हो, अवकाश पर विद्यार्थी हो या वो स्वयं, तो
तो 70% तो एंट्रीज उसके अंदर होंगी ही, और उससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अध्यापक ने भी पढ़ा है और शिक्षार्थी ने भी पढ़ा है। सर दायित्व का ही रोना है। शायद आपको ना मालूम हो, जो लोग 3-3 साल तक कंडक्टर रहे हैं, बसों में आवाज लगाई है, वो हमने शिक्षक बना के बैठा रखे हैं क्लास में। आप ये कैसे उससे करवाओगे? ये काम वो करेंगे कैसे? ये बहुत अच्छी बात है, ईडीएम की संख्या निश्चित कर दी, सिलेबस रिकॉर्डेड होना चाहिए, कॉपी में होना चाहिए, पर ये तब होगा सब जब शिक्षक क्लास में घुसे। उसे कैसे घुसाओगे? मैं बतलाता हूँ इसका तरीका। जैसे अब 9वीं क्लास है, 9वीं क्लास के शिक्षार्थी ने एक कॉपी बनाई है, उस कॉपी के अंक होने चाहिए, वो बहुत ही जरूरी विषय होना चाहिए। यदि उस विषय में पास नहीं होगा तो उसको फेल घोषित कर दिया जाएगा, और फेल घोषित होने का दायित्व या तो विद्यार्थी पर आएगा या शिक्षक पर आएगा, और दोनों का पूरी तरह से असेसमेंट किया जा सकता है कि शिक्षक ने कितना पढ़ाया और शिक्षार्थी ने कितना ग्रहण किया। उसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता उसको, और ये मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में बैठे बैठे सुनिश्चित कर सकता है। और शिक्षार्थी का जो मूल्यांकन है वो उसका शिक्षक नहीं करेगा, अपितु दूसरा कोई शिक्षक करेगा, या तो किसी दूसरे विद्यालय का या किसी दूसरे अपर उससे भी उच्चतर विद्यालय का आकर के ये निश्चित करेगा कि इसको 70% अंक प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि 70% इसने काम किया है। और यदि 60% से भी कम उस पेपर में आते हैं, उस प्रैक्टिकल पेपर में आते हैं, तो वो फेल घोषित कर दिया जाएगा, वो बाध्य हो जाएगा। ये काम तो अभी भी हो रहा है, आपको शायद मालूम होगा। इंटरनल असेसमेंट आज भी है, स्कूल लेवल पे भी है, कॉलेज लेवल पर भी है। परीक्षा आज भी दूसरे ही शिक्षक लेते हैं, उस स्कूल या उस कॉलेज का परीक्षक परीक्षा नहीं ले रहा है। लेकिन उस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि शिक्षक ने कितना पढ़ाया, शिक्षार्थी ने कितना अपनी कॉपियों में दर्ज किया। तो ये उसमें नहीं है, दर्ज होना चाहिए, कॉपी में दर्ज होना चाहिए, ये है। तो इसलिए चलो, ये अच्छी परिकल्पना है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये तो कोई इसका विकल्प हो ही नहीं सकता। उस बच्चे को भी करना पड़ेगा और शिक्षक को भी करना पड़ेगा। एक तरह से शिक्षक की हाजिरी लग रही है उसमें। आप ये बात सरकारी स्कूलों के लिए भी कह रहे हैं? मैं केवल सरकारी स्कूलों के लिए कह रहा हूँ, वहाँ पर हमारा अधिकार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का दायित्व तो केवल अपने सरकारी स्कूलों का होता है और किसी का नहीं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं हर शिक्षक से क्लास लगवा दूंगा, यानी हर शिक्षक को क्लास में जाना ही पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा। और अगर नहीं जाएगा तो? नहीं जाएगा तो पता लगेगा उसको, वह दंड होगा। क्या दंड देंगे आप? कुछ भी दंड तो निर्धारित किया जाएगा। यदि कोई आदमी काम नहीं करता तो वो तो दंड दिया जा सकता है, और विद्यार्थी को तो दंड होगा, वो असफल हो जाएगा। आपको मालूम ही होगा, आज के दिन भी शिक्षक या कोई भी सरकारी नौकरी, हमारे विद्यार्थी जो हैं सारे सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? इसलिए नहीं भागते कि वो राज्य का कल्याण करेंगे, इसलिए भागते हैं कि वहां जाकर हम हरामखोरी करेंगे। इतनी तनख्वाह हमें सुनिश्चित तौर पर, पक्के तौर पर मिल जाएगी। सरकार में एक बार ज्वाइन कर दिया तो हटाना बहुत मुश्किल है, पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ। ये व्यवस्था का दोष है, शिक्षक का दोष नहीं। शिक्षक का दोष बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षक को यदि इस प्रकार का स्वतंत्रता मिल रही है या स्वच्छंदता मिल रही है तो वो उसका लाभ उठाने के लिए प्रवृत्त हो ही जाता है, किंतु दिल से कोई नहीं उठाना चाहता, क्योंकि वातावरण ऐसा बन गया, कोई दंड दिया ही नहीं जाता। और मैं एक आपको बात बतलाता हूँ, यदि सरकार दंड देने में लग जाए तो कोई भी कोर्ट उस दंड को रोक नहीं सकती। जब ये स्पष्ट रूप से ये होगा कि इसने क्लास नहीं पढ़ाई तो उसको दंड दे करके, मतलब कोई भी कोर्ट उसको दंड को रोक नहीं सकती। और ये लागू होता है केवल स्कूल के शिक्षकों पर नहीं, कॉलेज के शिक्षकों पर, यूनिवर्सिटी के शिक्षकों पर भी, सबके ऊपर लागू होगा। और चीफ मिनिस्टर को कहीं किसी का देखने की ज़रूरत नहीं, न शिक्षा मंत्री को देखने की ज़रूरत, सारी चीज़ रिकॉर्डेड होंगी। और विद्यार्थी ये लिखेगा कि मेरी ये क्लास उस अध्यापक ने उस दिन ली और इतने देर तक पढ़ाया, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम उनको विद्यार्थियों के लिए ऐसी कॉपियों का निर्माण करेंगे जिसके अंदर सारी ये एंट्रीज होंगी। इस दिन इस अध्यापक ने इतने पीरियड, इतने बड़े 45 मिनट के पीरियड में 40 मिनट पढ़ाया, 35 मिनट पढ़ाया, ये सारा वो लिखेगा। आप सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी विल इवेल्युएट कि टीचर ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? ऐसा है, ये ही गलत फहमी क्रिएट करके
मतलब शिक्षकों के द्वारा एजिटेशन करवाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नहीं, शिक्षक का दोष है ही नहीं, हर शिक्षक तैयार है पढ़ाने के लिए, केवल उसको एक विकल्प मिल जाता है, इसलिए वो जो है छुट्टी मारता है। हाँ, तो इसलिए आप ये कहना चाहते हैं और फिर को दंड देने की अति आवश्यकता है। शिक्षक को दंड लेगा ही नहीं कोई शिक्षक, इतना उल्टा काम करेगा ही नहीं कि उसको दंड मिले, वो उसको अपनी नौकरी की चिंता। तो फिर अब क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब तो कोई देखने वाला है ही नहीं, कोई कभी ये आपको पता दिलाया जा सकता शिक्षक का कि भाई रैपर हरस्व विश्वविद्यालय में जाकर के देखो, अब भी कृपया लिखा मिलेगा, इस विद्यालय में जाकर के देखो अनेक अशुद्धियां है, जाकर के देख लो, अनेक अशुद्धियां है जो लिखी। नहीं, अब तो यहाँ तक आदत हो गई है, किसी फंक्शन में आप जाइए तो जो फ्लेक्स लगा होता है ना, हाँ, उसके ऊपर अशुद्ध भाषा में, और अंग्रेजी तो छोड़ो, आप हिंदी गलत लिखी जाती है। और अभी पीछे सी मैं उसमें लाइब्रेरी के उद्घाटन पे गया हुआ था, तो जो चित्र लगा रखे थे उसके नीचे जो कैप्शन लिखे हुए थे उसमें गलत मात्राएं लगी हुई थी। तो मैंने आयोजक महोदय से पूछा कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया मैंने हिंदी एमए की हुई है। तो मैंने कहा भाई शर्म आनी चाहिए आपको, हिंदी की एमए की हुई है, आपके सामने बच्चे ने गलत मात्रा लगा रखी है, उसको आप प्रदर्शित भी कर रहे हैं। तो हालात तो हमारी ये है कि बतौर मुख्यमंत्री आपकी लच्छेदार भाषा में बताने की बजाय आपने एक शिक्षक की भाषा में बताई। पर फिर भी मुझे ये समझ आया कि शिक्षार्थी को तो हमें अनुशासन में लाना ही है, जैसा कि प्रयासरत सरकार भी है, शायद हमारे सिस्टम में भी ऐसा है, सिलेबस भी हमारे पास है, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए, इतने ये और इतने ये मुहावरे। जैसे मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि ईडियम्स, अब देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन ईडियम्स, व्हाई संख्या होनी चाहिए, देयर शुड बी संख्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक नंबर ऑफ। उसके बाद आपने बताया कि जो ट्रेनिंग है, टीचर्स की भी ट्रेनिंग उसे स्पेसिफिकली बताई जाए, इस क्लास में इस विषय के लिए ये पढ़ाया जाए और इस तरह से पढ़ाया जाए, और उसके बाद उसका ट्रेनिंग के दौरान भी उसे एक्स्ट्रा वेतन दिया जाए ताकि एक प्रलोभन या एक प्रोत्साहन उसको उस तरह से मिले। और लास्ट आपने ये बताया कि अगर शिक्षक कोई लापरवाही करता है तो उसको दंड देने की भी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, ताकि वो अपनी कार्यशैली में इस बात का ध्यान रखे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका दंड भी मिलेगा। हम आशा करते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री आप न बने या आप न बन पाए, वो हमारी किस्मत है, पर ऐसा महानुभाव को जरूर उस कुर्सी पर बैठे जिसके विचार आप जैसे हों, जिसकी सोच आप जैसी हो, और जो हमारे विद्यार्थियों